तो लास्ट के 4 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या रूटीन था आपका? अच्छा, कितने मॉक टेस्ट किए होंगे आप लास्ट के 4 मंथ में? कि एकदम से मार्क्स कम आते हैं, आप देखते हैं कि हाँ आपके पेरेंट्स भी एक झूठा हंसी का चेहरा लग रहे हैं, कोई बात नहीं अगली बार हो जाए, तो आपको भी अंदर से बुरा लगता है। हिमांशु भाई की आवाज़ के मैं बहुत फ़ैन हूँ यार। तो इस बार के टॉपर को 51 लाख रुपए मिले, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मोटिवेशन ऐसे ही आता जाता रहेगा, बट एक चीज़ जो होती है कि डिसिप्लिन जो होता है वो रहना चाहिए। अच्छा, कभी लगा था जब आप प्रिपरेशन करते तो उस टाइम लगा था कि यार गिव अप कर देते हैं, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत में ही नहीं है डॉक्टर बनना, उस मोमेंट के लिए अभी क्या कहना चाहोगे? आपने ड्रॉप लिया था, जी। तो क्या आपकी जर्नी कैसी थी? ड्रॉप ड्रॉप क्यों लिया था और 11-12 की क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? तो मैं तो खुद को यही कहता था कि पढ़ ले प्लीज़, तेरा ही भला होगा, तेरे पेरेंट्स का ही भला होगा। अच्छा, कैसा आपका जो नीट की जर्नी थी आपको वर्थ इट लग रही है अभी? 11th-12th में तो मैंने स्कूलिंग करी थी, कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प नहीं करी थी। 12 के बाद आपने जब नीट दिया था कितने मार्क्स आए थे? उसमें तो ड्रॉप लिया, उस टाइम पे काफ़ी रैंक भी कमाई थी नीट में, लाइक 2,15,000 के लगभग थी। अभी बच्चे ना कई सारे ड्रॉप ले लेते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? ओवर कॉन्फिडेंस होता है सबसे बड़ी मिस्टेक तो लोगों की, कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये माइंडसेट लेके चलते हैं। सिलेबस कब कंप्लीट कर लेना चाहिए? क्लास के 4 मंथ में आप डेली कितने घंटा पढ़ते थे? बताना तो नहीं चाहूँगा आवर्स किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में लगता है कि आवर्स के हिसाब से पढ़ो, बट ऑन एवरेज 12 to 13 आवर्स हो जाता था क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी उस टाइम। इतना 12 से 13 घंटे? क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी उस टाइम। अरे कंसिस्टेंसी कैसे लाते थे यार? मोटिवेशन कहाँ से आता है? मुझे भी वहाँ जाना है जहाँ पे बाकी बच्चे जा रखे हैं। जैसे पिछले साल उत्सव हुआ था, तब मैंने बाकी बच्चों को देखा था स्टेज पे 12th के साथ जिन्होंने क्लियर किया था, मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी इस साल यहीं पे होना चाहिए था। अच्छा, नीट एस्पिरेंट जो देख रहे हैं वीडियो, जिनको लगता है कि यार उनको 55 लाख मतलब अगर ऑल इंडिया रैंक में लाते तो मिलना चाहिए, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहोगे आप? तो गाइज मेरे साथ है हिमांशु भाई, ऑल इंडिया रैंक 86। भाई कैसा फील हो रहा है आपको? अभी 1.5 लाख का चेक मिला है और विक्ट्री कार्निवल में कैसा फील आ रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है उत्सव में आके, ऐसा लग रहा है कि जो पिछली 1 साल की मेहनत थी नीट की तैयारी की, वो उसका पूरा जो रंग होता है वो आज देखने को मिल रहा है कि सफलता क्या होती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टीचर से मिलने को मिल रहा है, बाकी बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके साथ भी बात करने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। भाई हिमांशु भाई की आवाज़ के मैं बहुत फ़ैन हूँ यार। अच्छा, कैसा आपका जो नीट की जर्नी थी आपको वर्थ इट लग रही है अभी? बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल लगती है, आप जब देखते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ स्टेज पे जाते हैं, उनका भी नाम रोशन होता है, वो भी प्राउड फील करते हैं, तो हाँ बिल्कुल लगता है कि इट वाज़ वर्थ इट। अच्छा, कभी लगा था जब आप प्रिपरेशन करते उस टाइम लगा था कि यार गिव अप कर देते हैं, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत में ही नहीं है डॉक्टर बनना, उस मोमेंट के लिए अभी क्या कहना चाहोगे? वो यही होता है कि कभी कभी मोटिवेशन चला जाता है, कभी कभी रह जाता है, बट मोटिवेशन ऐसे ही आता जाता रहेगा, बट एक चीज़ जो होती है कि डिसिप्लिन जो होता है वो रहना चाहिए। एंड वो डिसिप्लिन ही मैं खुद में रख के चलता था कि हाँ भले ही पढ़ने का मोटिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को डेस्क पे रखना है, किताबें खोलनी है, पढ़ना है। तो मैं तो खुद को यही कहता था कि पढ़ ले प्लीज़, तेरा ही भला होगा, तेरे पेरेंट्स का ही भला होगा। अच्छा, 11th और 12th थे, फिर आपने ड्रॉप लिया था, जी। तो क्या आपकी जर्नी कैसी थी? ड्रॉप ड्रॉप क्यों लिया था और 11-12 की क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? जी, 11th-12th में तो मैंने स्कूलिंग करी थी, कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प नहीं करी थी, एंड तब मेरा नीट क्रैक करने का इतना इरादा भी नहीं था, बट आफ्टर दैट जब मेरा कोई और कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, सो आई डिसाइडेड टू टेक 12th के बाद आपने जब नीट दिया था कितने मार्क्स आए थे? उसमें तो 494 थे। हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद ड्रॉप लिया, उस टाइम पे काफ़ी रैंक भी कमाई थी नीट में, लाइक 2,15,000 के लगभग थी। सो आई थॉट कि ड्रॉप लेते हैं, इट विल बी वर्थ इट प्रोबेबली अगर मेहनत करूँगा तो, एंड वैसा ही हुआ लकीली। नहीं, जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, आपने अपने कैसे, आपको मोटिवेशन कैसे आया? आपके मार्क्स भी बहुत कम थे उस टाइम। वो होता है कि जब आपके एकदम से मार्क्स कम आते हैं, आप देखते हैं कि हाँ आपके पेरेंट्स भी एक झूठा हंसी का चेहरा लग रहे हैं, कोई बात नहीं अगली बार हो जाए, तो आपको भी अंदर से बुरा लगता है कि मेरे साथ वाले कॉलेज में चले गए, मेरे को 1 साल लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मोटिवेशन के कई फैक्टर्स रहते हैं, तो उनमें से वो भी एक था। बाकी कोचिंग का सराउंडिंग भी काफ़ी मोटिवेटिंग था, टीचर्स मोटिवेट करते थे, बच्चे जो थे साथ वाले वो भी काफ़ी कंपेटिटिव थे, तो उनके साथ भी मोटिवेशन आता था कि हाँ अगर ये कॉलेज में सिलेक्शन ले रहे हैं तो मैं भी लूँगा। अच्छा, ड्रॉप ईयर की कोई ऐसी चीज़ जिससे लग रहा है कि यार मतलब जो अभी बच्चे हैं ना कई सारे ड्रॉप ले लेते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखिए ड्रॉपर्स की बात ये होती है कि प्रेशर होता है उनके पास कि इस बार तो क्रैक करना पड़ेगा, अगर इस बार नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बात ये होती है कि उस प्रेशर को हटा के आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए, आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ अगर मैं मेहनत करूँगा, अच्छे से पढ़ लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो प्रेशर दिमाग में रखेंगे कि इस साल नहीं होगा तो चांसेस हैं कि वो आप कहीं ना कहीं डगमगा जाओगे उस डर के कारण। बट मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि ये डर हटा दीजिए बिल्कुल ही। अच्छा, आपको क्या लगता है मिस्टेक कहाँ पे करते हैं ड्रॉपर जिसकी वजह से ड्रॉपर बन जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस होता है सबसे बड़ी मिस्टेक तो लोगों की, कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये माइंडसेट लेके चलते हैं काफ़ी बच्चे, ये तो मेरे को आता है, इसको बार बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको रिवीजन की क्या ज़रूरत है। तो वही माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हाँ नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपका माइंडसेट उसी एरिया पे, नंबर कम आ रहे हैं तो भी उसी एरिया पे कि हाँ एंड में मेरे को नंबर लाने नीट में, ये तो बस सीखने के लिए नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, सीखने के लिए क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती वो ये होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस होती है। अच्छा, लास्ट के अभी दिसंबर का ख़त्म हो गया, जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो लास्ट के 4 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या रूटीन था आपका?
देखिए लास्ट के 4 मंथ में पहला मंथ जो होता है जनवरी का मोस्टली, उसमें आपके जो वीक टॉपिक्स होते हैं आप उनको कवर करना काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने भी ये किया था, जो मेरे वीक टॉपिक्स थे पूरी साल से उनको अच्छे से कवर कर लिया था कि हाँ बाद में शायद टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि रिवीजन वगैरह काफ़ी करना है। तो फर्स्ट मंथ वाज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दोज टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट 3 महीने सिर्फ मॉक पेपर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत रिवीजन साथ में चलता गया, बट मोस्टली इट वाज मॉक पेपर्स ओनली। अच्छा, कितने मॉक टेस्ट किए होंगे आप लास्ट के 4 मंथ में? कोचिंग की ओर से तो अराउंड 70 हो गए होंगे, उसके अलावा खुद से दिए थे वो भी 40-50 के लगभग, सो अराउंड 120 मॉक पेपर्स तो लास्ट के 3 मंथ्स में दे ही दिए थे। अच्छा, लास्ट के मंथ में कितने मॉक टेस्ट दिए थे? लास्ट मंथ में आई थिंक मैंने हर दिन एक देने की कोशिश करी थी। लास्ट के मंथ में थोड़ा कम दिया था मैंने, फरवरी में ज़्यादा दिए थे। अच्छा, सिलेबस कब कंप्लीट कर लेना चाहिए? सिलेबस का यही टाइम है जो दिसंबर जनवरी का टाइम होता है कंप्लीट करने का, यही परफेक्ट टाइमिंग होता है कंप्लीट करने का, कि ताकि रिवीजन के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहे। 3 मंथ्स का टाइम काफ़ी होता है, आप कम से कम 6 बार उसमें रिवाइज कर सकते हो सब्जेक्ट्स को, एंड 6 बार रिवीजन करना ही मेरे हिसाब से काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। सो आई थिंक सिलेबस कंप्लीट करने का परफेक्ट टाइम होता है दिसंबर एंड जनवरी का। अच्छा, लास्ट के 4 मंथ में आप डेली कितने घंटा पढ़ते थे? वो बताना तो नहीं चाहूँगा आवर्स किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में लगता है कि आवर्स के हिसाब से पढ़ो, बट ऑन एवरेज 12 to 13 आवर्स हो जाता था क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी उस टाइम। इतना 12 से 13 घंटे? क्योंकि क्लासेस नहीं होती थी उस टाइम। बाप रे! तो उसके बाद? बस 12 से 13 घंटे पढ़े, 8 घंटे पूरी नींद हमेशा लेता था एंड 2-3 घंटे रेस्ट कर लिया आराम से, यही पूरा शेड्यूल रहता था। अच्छा, ये इतना कंसिस्टेंसी कैसे लाते थे यार? मोटिवेशन कहाँ से आता है? वो जैसे आपको पहले भी बताया कि मोटिवेशन उन्हीं फैक्टर से आता है। आप देखते हो अपने पास्ट को, मेरे क्या क्या मिस्टेक्स रही और क्या मुझे वो मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। मुझे भी वहाँ जाना है जहाँ पे बाकी बच्चे जा रखे हैं। जैसे पिछले साल उत्सव हुआ था तो मैंने बाकी बच्चों को देखा था स्टेज पे 12th के साथ जिन्होंने क्लियर किया था, मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी इस साल यहीं पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अगले साल चला जाऊँगा। अच्छा, इस बार के टॉपर को 51 लाख रुपए मिले, तो आपको कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब मेरा ही बैचमेट है, हमारे साथ ही रहता है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है जब साथ वाले को भी 51 लाख मिलता है। अच्छा, लास्ट ईयर जब मिला था तो उस टाइम मन में आया था कि यार मुझे 51 लाख तो चाहिए मुझे। लास्ट ईयर वाले को तो 55 लाख मिला था, तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? थोड़ा सा मैं भी शौक था कि इतने ज़्यादा पैसे देते हैं एयर वन को, बट या मोटिवेशन तो वहाँ से भी आया था कि क्या पता अगर मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ मेरी फैमिली भी उधर जा सकती है स्टेज पे, मुझे भी मिल सकते उतने। सो मोटिवेशन तो उत्सव से काफ़ी आया था पिछले साल भी, और वो 51 लाख वाले फैक्टर से भी। अच्छा, नीट एस्पिरेंट जो देख रहे हैं वीडियो, जिनको लगता है कि यार उनको 55 लाख मतलब अगर ऑल इंडिया रैंक वाला तो मिलना चाहिए, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहोगे आप? बस यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखो, डिसिप्लिन बना के रखो, एंड सभी टॉपर्स यही कहेंगे आपको भी कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन यही सब होता है जो आपको टॉपर्स में ला देते हैं। सो मेंटेन दैट ओनली। अच्छा, कोई लास्ट टिप आप नीट एस्पिरेंट को देना चाहो? लास्ट टिप नीट एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। एक बिल्कुल बेसिक सा फंडा होता है, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो, बस यही चीज़ आपको बार बार रोज़ फॉलो करनी होती है, आपको अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।